को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग पुनः इस बौद्धिक शब्दशाला की अगली कड़ी में आ चुके हैं और आज का जो हमारा विषय है वह विषय है राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौतों का सिद्धांत। यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, खास करके जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षा यूजीसी नेट के लिए। बहुत ही सेट क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप किए जाते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में हम आपसे कुछ डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और राज्य की उत्पत्ति का, दैवी सिद्धांत का, शक्ति के सिद्धांत का, परिवार के सिद्धांत का, इन सिद्धांतों को छोड़ते हुए जो सामाजिक समझौतों का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से कार्य करता है, क्या क्या इसकी मूल्य मान्यताएँ हैं, कौन कौन से विचारक हैं और इसकी आलोचनाएँ किस प्रकार से हैं और इसका महत्व किस प्रकार से है। हम बहुत सारे इसमें सेगमेंट्स लेंगे, बहुत सारे हमारे पास तत्व होंगे जिन तत्वों के बारे में आपसे हम बात करेंगे। खास करके मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस पार्ट्स को हम लोग 4 पार्ट्स में बांटेंगे। हम 4 तरीकों में बांट के हम पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी अगर मैं एक वीडियो इसका बनाता तो बहुत लंबा, लगभग 2 घंटे का वीडियो बनता। तो इसकी वजह से मैंने 4 पार्ट में से डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो हमारा होगा वो केवल हम यह समझेंगे कि राजनीति विज्ञान, राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौता के सिद्धांत की भूमिका क्या है, सामाजिक सिद्धांत जो सिद्धांत है उसका महत्व क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। ओवरऑल कितने इसके राइटर्स हैं जो उसके समर्थक हैं उनकी चर्चा हम कर लेंगे और उनकी मूल मान्यताएं क्या हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बेसिकली आपके सिलेबस में जो है हाब्सबर्ग रूसो, आधुनिक जो विचारधारा आती है, आधुनिक विचारधारा के बाद हाब्सबर्ग रूसो जो विचारधारा राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में देते हैं वो वैज्ञानिकता के बहुत करीब ले जाती है। सामाजिक सिद्धांतों को वैज्ञानिक स्वरूप देने का अगर किसी ने प्रयास किया तो किसने, हाब्सबर्ग रूसो ने किया है। तो मैं बताऊंगा कि हाब्सबर्ग किस तरह बात कर रहे हैं, रूसो किस तरह की बात कर रहे हैं। मैं आपको रॉल्स तक ले जाऊंगा, रॉल्स की भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि आधुनिक 19वीं शताब्दी में जब आप आएंगे, 20वीं शताब्दी में आप आएंगे तो रॉल्स को आप नहीं छोड़ सकते। तो रॉल्स को हम इसलिए लेके चलेंगे 20वीं शताब्दी के लिए कि रॉल्स ने भी वही सारी बातें की हैं, उसी तरह की कल्पना कर रहे हैं जो उसके आधार पे आ रही है। तो आइए हम बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे बोर्ड पे आते हैं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, काफ़ी इसमें समय लगेगा। तो सीधे हम लोग अपने बात पे आते हैं। ओके, चलिए हम लोग सीधे अपने विषय पर आते हैं। और विषय जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आज हम जो पढ़ रहे हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। देखिए मैंने आपको जब भी मैंने पढ़ाया है तो कुछ नाम मैंने आपसे चर्चाएं की हैं कि वो जो नाम होते हैं उनके 2 नाम दिए जाते हैं। तो इसी का एक नाम और है सामाजिक संविदा का सिद्धांत। संविदा का सिद्धांत, तो ध्यान रखिएगा कभी अगर यह पूछा जाता है संविदा का सिद्धांत किसका है तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक समझौते की बात करे और चाहे वो सामाजिक संविदा की बात करे, तो आपका दिमाग सीधे सीधे इस पर आ जाना चाहिए। देखिए एक चीज मैंने आपको शुरुआत पहले लेक्चर में बताया था कि एक उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत मैंने 2 तरह की आपसे बातें की थी। 2 तरह की बातों का मतलब राज्य की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत थे जिनमें हम उदारवादी तत्वों को स्वीकार कर रहे थे। जैसे एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत आपका था और एक आपका विकासवादी सिद्धांत। मैंने आपको बताया था ना, पहला वाला था क्या, सबसे प्राचीन सिद्धांत और दैवी सिद्धांत। फिर मैंने शक्ति के सिद्धांत को, परिवार के सिद्धांत को सामाजिक सिद्धांत बताया था। और यहाँ पे क्या कहते हैं, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकास का सिद्धांत या वैज्ञानिक का सिद्धांत, वैज्ञानिकता का सिद्धांत और या तो ऐतिहासिकता का सिद्धांत। ये क्या होगा, यह जो सिद्धांत होंगे यह सारे सिद्धांत आपके उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आएंगे। यह दोनों उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। देखिए उदारवादी दृष्टिकोण का मानना क्या था, वह राज्य को किस प्रकार से डिफाइन कर रहे थे। ये कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति समझौतों के कारण हुई है। ध्यान दीजिएगा, समझौते के कारण उत्पन्न हुई है। समझौता किनका, समझौता व्यक्तियों के मध्य समझौता, व्यक्तियों के मध्य समझौता। हम समझौते की बात कर रहे हैं, किनके मध्य, व्यक्तियों के मध्य समझौते की बात कर रहे हैं। इसलिए राज्य की प्रकृति को जब वो लोग डिफाइन करते हैं तो राज्य की प्रकृति को ये लोग, राज्य की 2 तरह की प्रकृति होती है, मैंने आपको बताया था। एक होती है प्राकृतिक और एक होती है क्या, कृत्रिम। प्राकृतिक जो राज्य होता है यह राज्य दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत के राज्य का समर्थन करता है और कहता है ईश्वर ने क्या नाम है राज्य का निर्माण किया, प्राकृतिक प्रकृति ने बनाया है इसके साथ इसको।
लेकिन जो कृत्रिम राज्य होता है, क्यों? क्योंकि ये व्यक्तियों के समझौते का परिणाम बनता है। कहता कि यह जो राज्य बन रहा है, यह राज्य क्या नाम है, इसके राज्य के निर्माण में व्यक्तियों की पूरी भूमिका है और व्यक्तियों ने आपसी समझौते, आपसी सामंजस्य के साथ इस राज्य का क्या किया है, निर्माण किया। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट एक हल्का हल्का, देखिए बहुत दबाव की मत पड़िए, आप बहुत हल्के में आप इसको लेके चलिए, अभी चीजें अपने आप आपको समझ में आएंगी। देखिए एक चीज आप और यहाँ पे गौर से देख लीजिए, यह जो व्यक्तियों का है, ये तमाम व्यक्तियों का समूह है। एक चीज और आती है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, समझौता कहते किसे हैं, ये बहुत बड़ा एक वो है, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए कि समझौता किसे कहते हैं, समझौता किसे कहते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जब हमारा कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो पहली बात तो दो व्यक्ति होंगे, समझौता हमेशा दो व्यक्तियों के मध्य होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, या तो लिखित होगा कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न में होगा आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, इसके कुछ नियम और शर्तें होंगी, रूल्स एंड लॉ होंगे आपके, जिनके आधार पर क्या करते हैं, आप जोड़ते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ की बात कर रहा होगा, लाभ की बात प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा होगा, प्रॉफिट की बात अपने कर रहा होगा, प्रॉफिट के माध्यम से ही उनके साथ वो जुड़ता है। और इनका सभी का उद्देश्य क्या है, इनका सभी का उद्देश्य है दोनों का हित, दोनों का इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। ये दोनों का इंटरेस्ट जब जुड़ेगा तो कैसी है, वह एक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ऐसी एक व्यवस्था हो, ऐसा एक सिस्टम हो जो दोनों को प्रॉफिट प्रदान कराए, दोनों को शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे। अर्थात वह जो सिस्टम है, वह जो व्यवस्था है, उसी को क्या कहते हैं, स्टेट, उसी को राज्य के रूप में लोग बताते हैं, उसी को राज्य के रूप में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि वो जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इस समझौते के कारण वो इस तरह का बन के तैयार होगा। एक तो कॉन्सेप्ट देखिए, इसका डेवलपमेंट की बात करें, बहुत बेसिक से मैंने आपको अर्थ बताया कि समझो राज्य कैसे है, राज्य की उत्पत्ति को कैसे मानते हैं, राज्य की उत्पत्ति को समझौते का परिणाम मानते हैं। कहते हैं व्यक्तियों के आपसी सहयोग के कारण इस राज्य की उत्पत्ति हुई है। इस राज्य का कार्य क्या है, इसमें देखिए राज्य साध्य होगा साधन, इसमें राज्य साध्य होगा साधन, इसमें देखिए राज्य जो होगा आपका, राज्य आपका साध्य होगा और व्यक्ति क्या होगा, साध्य होगा, और जो राज्य होगा वो क्या होगा, साधन होगा। क्यों, देखिए यहाँ पे मैंने कहा दोनों अपने इंटरेस्ट के लिए जुड़ रहे हैं, दोनों अगर अपने इंटरेस्ट के लिए जुड़ रहे हैं, इंटरेस्ट का मतलब है कि ये सबसे क्या है, प्रायोरिटी पे यही है, फर्स्ट पे यही है। इंटरेस्ट किसका, व्यक्तियों का, किसके माध्यम से, सिस्टम के साथ साथ स्टेट के साथ मिलके करना है। तो स्टेट क्या है, स्टेट वो सारी व्यवस्था कराएगा, स्टेट वो एक साधन होगा जिसके माध्यम से जो व्यक्तियों का है उनका इंटरेस्ट क्या कहते हैं, बना रहे, इंटरेस्ट उनका मेंटेन रहे। तो ये चीजें यहाँ पे इसको आपको मैं बताऊँ। एक चीज और ध्यान रखिएगा, लाइफ में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तीन चीजें कौन कौन सी है, एक पहली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, नंबर ए, बी और सी, तीन चीजें अगर आपने अपनी लाइफ में बना दी है तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। पहले हम करते हैं गेन, प्राप्त करना, फिर करते हैं मेंटेन, बनाए रखना, फिर कहते हैं इंक्रीज, बढ़ाना। अगर आप इस क्रम में कर रहे होंगे अपने चीजों को तो आप हमेशा सक्सेस होंगे। और यह जो फार्मूला दे रहा हूं लाइफ लॉन्ग के लिए फार्मूला है, और कभी भी लाइफ में कहीं भी किसी भी जगह इस्तेमाल करिएगा, यह आपके सदैव काम आएगा। अब अगर कुछ चीज पढ़ रहे हैं, पहले आप प्राप्त तो करिए, पहले पढ़ने के लिए आप मैटर तो इकट्ठा करिए। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे वह चीज भूले ना, अगर नहीं भूलेगा वो चीज आपके दिमाग में रहेगी, तब आप क्या कहते हैं, चीजों को इंक्रीज कर पाएंगे, अपने आप को बढ़ा पाएंगे। ये इसका मतलब था। अब किसी भी थियोरी में को पढ़ते हैं, अपनी लाइफ में आप कोई काम करते हैं, इवन यहाँ तक कि पैसा भी अगर आप कमाते हैं तो पहले पैसे को कुछ कमाना सीखिए। पहले 100 रुपये कमाना सीखिए, 100 रुपये को फिर आप मेंटेन करना सीखिए कि 100 रुपये मेरे पास बचा रहे, मैं इतना कमा लूँ कि जब हमारा 200 भी खर्चा हो लेकिन मूल पूंजी जो थी हमारी वो क्या है, वो बची रहे। तब हम क्या करें, बढ़ाने पे लगे। लेकिन हमारे क्या है, इंडियन कल्चर थोड़ा सा अलग, इंडियन कल्चर में ह्यूमन कल्चर अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गेन करता है और फिर सीधे आ जाता है इंक्रीज पे, वो कि हम बढ़ाएं, उसको मेंटेन कभी नहीं करना चाहता। वो मेंटेन करने में क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मेंटेन करने में।
आप क्या करते हैं, यहाँ से 100 रुपए जीतते हैं, यहाँ सोचते हैं जुआ खेल के या किसी जगह पे हम इन्वेस्ट कर लगा के, और उसको लगा के क्या कहते हैं हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो क्या होता है, आप रिस्क लेते हैं और वहाँ पे क्या होता है, आप हार जाते हैं। रिस्क लीजिए, ठीक है, रिस्क के लिए भी प्रोसेस बना हुआ है कि यहाँ से रिस्क लेना है आपको। पहले ये सेगमेंट जब आप पूरा करेंगे तब आप रिस्क के दायरे में आएंगे। लेकिन हम अब क्या करते हैं, हम पहले के बाद सीधे सी वाले पे आ जाते हैं, जो कि गलत है। लाइफ में कभी जंप करना इस तरह मत सीखिए, जंप बहुत लंबे समय तक नहीं होता, इसलिए आप क्रम से अगर चलेंगे तो बहुत बेहतर होगा। इसलिए मैं आपको यह जो बता रहा हूँ वह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जब सामाजिक समझौते के सिद्धांत को पढ़ रहे होते हैं तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को पढ़ने में पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, ये आया कहाँ से, क्या है ये, तब हम हॉब्स लॉ ऑफ रूसो की बात करेंगे ना। हम सीधे हॉब्स लॉ ऑफ रूसो पे आ जाए तो आपके दिमाग में लगेगा यार कहाँ से कितनी सारी चीज़ें आ गई है। कहीं प्राकृतिक आधार, प्राकृतिक अवस्था की बात करूँगा, प्राकृतिक अधिकार की बात करूँगा, तो आपको लगेगा कि क्या चल रहा है, समझौता आपके हिसाब से बनेगा ही नहीं। तो वो क्यों नहीं बनेगा, बनने के पीछे पहले भूमिका आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये डेवलपमेंट इसका कैसे होगा, डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो विकास का देखिए हम विकास को कई सारे चरणों में लेके पढ़ेंगे। देखिए पहला सोफिस्ट विचारक, सोफिस्ट विचारक आएंगे आपके, फिर आपके एपिक्यूरियन आएंगे, एपिक्यूरियन विचारक आएंगे, फिर आपके रोमन साम्राज्य वाले आएंगे, मध्यकाल के लोग आएंगे, फिर भारत के लोग आ जाएंगे। मान लीजिए भारत में भी हम पढ़ेंगे महाभारत, महाभारत में क्या लिखा है और कौटिल्य ने क्या कहा है। देखिए ये एग्जाम में एक्चुअली आपको बताया, लेकिन मेंस जब लिखेंगे तो वहां की आवश्यकता होती है। देखिए जो सोफिस्ट विचारक हैं, यह विचारक यहां से लेके यहां तक, देखिए आप यहां तक, यह जितने भी विचारक हैं, चाहे सोफिस्ट हो, चाहे एपिक्यूरियन हो, चाहे रोमन साम्राज्य हो, इन सभी लोगों ने बताया कि राज्य को जो उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति व्यापारी जो व्यक्ति थे, व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए, आपसी संबंधों को, अपने संबंधों पर टिके रहने के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ है। यह राज्य उन समझौतों को हमेशा मेंटेन रखेगा, जो समझौतों को तोड़ेगा, जो समझौतों को अलग होने की कोशिश करेगा या समझौतों में कोई विरोधाभास होगा तो वो सबकी जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य के माध्यम से। क्यों, क्योंकि आपने एक व्यवस्था बनाई, एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के माध्यम से आप काम करने की बात यहाँ पे करते हैं। कौटिल्य महोदय देखिए क्या करते हैं, कौटिल्य महोदय कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं यह जो राज्य है, राज्य क्या कहते हैं, राजा ने अपने क्या कहते हैं, राजा को इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो शांति व्यवस्था बना के रखे, और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा के पास कुछ टैक्स करने का, उसने वसूलने का भी एक क्षमता दी थी। उसने कहा कि जो आपका अन्न का 1/6वां भाग या व्यापार या स्वर्ण का 1/10वां भाग, ये टैक्स के रूप में लेना शुरू किया। क्यों, क्योंकि राज्य इसलिए टैक्स ले रहा है कि जो टैक्स लेगा उससे कल्याणकारी कार्य कहाँ कराएगा, इन व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी राज्य अपने राज्य में करा पाना संभव। यह इनका मानना था। अब महाभारत में देखेंगे क्या नाम है, सत्य दर्शन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जब मनु को पहला राजा बना दिया जाता है, और मनु को पहला राजा इसलिए बनाया जाता है कि मनुष्यों के बीच, मनु को जब, अच्छा चीज ध्यान करिएगा, मनु को जब पहला राजा बनाया जा रहा था या बनाया गया था तो क्या मनु को एकाएक कह दिया गया था या लोगों का आपसी परिणाम का स्वरूप था। वो लोगों से पूछा होगा पहले कि भाई, हम ब्रह्मा जी ने पूछा होगा कि मैं मनु को राजा बनाता हूँ, किसी कोई आपत्ति, अगर आप नहीं बोलते इसका मतलब क्या है, आपकी मौन सहमति उसके अंतर्गत निहित है, इसकी वजह से राजा बन रहा है, इसकी वजह से राजा बन के तैयार हो रहा है। इक्यूरियम वाले जो आते हैं, इक्यूरियम, ये इनकी अगर मैं चर्चा करूं तो ये लोग करते हैं, कहते हैं यह जो राज्य है, यह जो राज्य है, यह कृत्रिम राज्य जो है समझौते का परिणाम है। कृत्रिम राज्य समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है, और कृत्रिम राज्य का कार्य क्या है, सीमित होगा। ध्यान रखिएगा, असीमित कार्य नहीं हुआ, दैवी इच्छा पर नहीं आधारित है। ये किस पे आधारित है, ये हमारी सीमितता पे आधारित है। और यह क्या, अगर ये सीमित होगा तो क्या होगा, तो वैधानिक भी होगा। वैधानिक किसके संदर्भ में, सामाजिक समझौते के संदर्भ में। समझौते कैसे होंगे, वैधानिक समझौते। क्या एक पक्ष दूसरे पक्ष से समझौता तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। तो उसी फाउंडेशन को ये बताएंगे कि नहीं तोड़ पाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि डेवलपमेंट एक आपको दिमाग में आ गया होगा,
किस प्रकार से इसका विकास हो रहा था। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके समर्थक कौन कौन है। समर्थकों को मैं जरा लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। समर्थक, सोफिस्ट विचारक, मैनीगोल्ड, टॉमस, कार, बुलकार, ब्लैकस्टोन, ग्रोसियस, कांट, सिल्मोर, हॉब्स, लॉक, रूसो, रॉल्स, देखिए बहुत सारे राइटर्स जिन्होंने क्या कहते हैं, इसके समर्थक हैं। समर्थकों में सोफिस्ट विचारक इसके समर्थक है, मैनीगोल्ड इसके समर्थक है, टॉमस है, वुलकॉर है, ब्लैकस्टोन है, ग्रोसियस है, कांट है, रॉल्स है, रूसो है, लॉक है, हॉब्स है, स्मोरा है। इतने सारे राइटर्स क्या हैं, इसको क्या नाम है, समर्थित करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। इसी में अगर आप देखेंगे आलोचक, तो आलोचक में दो नाम आपको, बेंथम और हेनरी मैन का नाम आपको बहुत प्रबलता के साथ मिलेगा। इन लोगों ने इसकी आलोचना की है बहुत सारे तर्कों के आधार पे, कि आलोचना में कहते हैं कि अनैतिक है, ये काल्पनिक सिद्धांत है। भाई राज्य का काल्पनिक सिद्धांत इसलिए है क्योंकि कोई प्राकृतिक अवस्था की बात करेंगे, अभी हम नैतिक अधिकार की बात करेंगे, हम मानव की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। किसने देखा मानव की प्रकृति को, कौन से अधिकारों की बात करें। अब कह रहे हैं कि मानव में चेतना का नहीं है, चेतना क्या कहते हैं, राज्य का परिणाम है। मानव चेतना नहीं तो प्राकृतिक अधिकारों का क्या कहते हैं, कि प्राकृतिक अधिकार कैसे वो अपनाएगा, भाई प्राकृतिक अधिकारों को अपना ही नहीं पाएगा। तो बहुत सारी आलोचनाएं मैं हाउस लॉ के रूप में आपसे चर्चा करूंगा कि कैसे यह लोग क्या नाम है इस पे चर्चा करते हैं। अगर आप इसके महत्व की भी बात करेंगे, थोड़ा सा महत्व की भी बात कर दूं, अगर आप महत्व की बात करेंगे तो महत्व में सबसे पहली बात तो ये विकास की तरफ ले जा रहा है। ये काल्पनिक अवश्य है, मैं मानता हूँ काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक होने के साथ साथ क्या है, यह विकास की तरफ एक आपको मार्ग प्रशस्त कर रहा है। दूसरा ये लोकतांत्रिक व्यवहार की बात भी कर रहा है, लोकतांत्रिक तरीका आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपसी समझौते का मतलब है कि जब सारे व्यक्ति आपसी समझौते का मतलब कि एक क्या है, समझौतों का राज्य। समझौतों का राज्य क्या होगा, डेमोक्रेसी। अधिकतम लोगों का अधिकतम सहभागिता है इसमें, अधिकतम लोगों की अधिकतम सहभागिता अगर हो रही है, इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेटिक के करीब जा रहा है। ये एक तो ये व्यवस्था को दिखाई पड़ेगी। धर्म और क्या नाम है, पोप और राजा में क्या कहते हैं, राज सत्ता का भी क्या कहते हैं, ये विरोध कर रहा होता। ये मैंने बेसिक फीचर्स आपको बताए हैं कि कौन कौन से इसके समर्थक हैं, सामाजिक समझौता होता क्या है, किस आधार पे काम करता है, कौन राइटर्स, कौन लोग किनकी बातें कर रहे थे, इन पे हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग आते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो, यह तीनों के सामाजिक समझौते का क्या आधार है। हॉब्स का सामाजिक समझौता किस तरह से है मैं बताऊंगा हॉब्स के बारे में। हॉब्स के जीवन परिचय से स्टार्ट करूंगा और आपको बहुत मजा आएगा कि जीवन परिचय किसी व्यक्ति का जानना इसलिए जरूरी है कि जब किसी आप दार्शनिक को पढ़ रहे होते हैं, किसी विचारक को पढ़ रहे होते हैं, तो जिन परिस्थितियों में वह रह रहा होता है, उन्हीं परिस्थितियों में क्या करता है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करता है। तो हम आते हैं हॉब्स पे, सीधे हॉब्स पे आके हम बात करते हैं। और बहुत सारी जो किताबें हैं इन लोगों की, ये किताबें आपको मैं जो अभी देखिए मेरे बोर्ड पे आ रही होंगी किताबें, इन किताबों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किताबें आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। धन्यवाद।